वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम डिटर्मिनेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हमें पता है कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर भी इस बात को डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है वो क्या मानते हैं। वो सब लोग एक अडॉप्शन को बहुत फॉलो करते हैं। वो सब ये मानते हैं कि इकोनॉमीज के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लॉन्ग रन में एग्जिस्ट करता है और ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। उन्होंने इस बात से कभी इनकार नहीं किया कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन इकोनॉमीज में नहीं होती। उनका ये मानना था कि अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है, ये एक ऐसी अवस्था है जो इकोनॉमीज में होती है, लेकिन ये कब होती है? ये शॉर्ट रन में होती है। शॉर्ट रन में इकोनॉमीज में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो सकती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर जब टाइम की लंबी अवधि आती है तो क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई पावर्स के भरोसे जब हम इकोनॉमीज को छोड़ते हैं तो क्या होता है, हम फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है सभी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का, जिसके इर्द गिर्द उनकी पूरी थ्योरी जो है वो घूमती है। उनका यही मानना है, जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखो, डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर लॉन्ग रन में इक्वल होती है और एक हम संतुलन का जो पॉइंट होता है उस पर एग्जिस्ट करते हैं, ई पॉइंट। उनका यही मानना है कि लॉन्ग रन में हम फुल एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, लेकिन शॉर्ट रन में हो सकता है कि हमें एडजस्टमेंट करनी पड़े। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसके इर्द गिर्द इनकी पूरी थ्योरी जो है वो घूमती है। अब जो है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कुछ एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उनको भी अपनी थ्योरीज में समझाया है। तो जो पहला कॉन्सेप्ट जो इन्होंने अपनी थ्योरी में समझाया है वो इन्होंने समझाया वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री होता है कि अपनी मर्जी से, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। जब लोग अपनी मर्जी से बेरोजगार हैं, बेरोजगार का मतलब है कि जब उन्हें काम तो मिल रहा है करने के लिए इकोनॉमीज के अंदर, लेकिन वो काम नहीं करना चाहते, तो वो सिचुएशन को कहते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अगला जो इन्होंने कॉन्सेप्ट समझाया, इन्होंने कहा इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट भी पाई जाती है इकोनॉमीज के अंदर। वो क्या होती है कि लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लिए तैयार हैं, ढूंढ भी रहे हैं काम, लेकिन उनको काम नहीं मिलता, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं हम इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये भी इन्होंने अपनी थ्योरीज में, कॉन्सेप्ट्स में समझाया है क्लासिकल्स ने। आगे देखो, इस डायग्राम से भी आपको समझ आएगा। देखो ये वाला पर्सन है, ये अपनी मर्जी से क्या है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है। वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्जी से वो कोई काम नहीं करना चाहता, वो रेस्ट कर रहा है, उसको कोई काम नहीं करना। तो यहाँ पर बेरोजगारी है, लेकिन कौन सी बेरोजगारी है? वो अपनी मर्जी से बेरोजगार है। और ये वाला पर्सन देखो आप, ये पर्सन क्या है, कोई ना कोई जॉब करना चाहता है, जॉब को ढूंढ भी रहा है, लेकिन इसको जॉब नहीं मिल रही। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कौन सा होता है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का होता है। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट को क्लासिकल्स ने अपनी थ्योरी में समझाया। अब बात करते हैं जो इनका मॉडल था, आउटपुट और इनकम को डिटरमाइन करने वाला। तो कोई भी मॉडल दिया जाता है इकोनॉमीज में या इकोनॉमिक्स में, आपको पता है वो कुछ ना कुछ अजम्पशंस मानी जाती है, उसी पर वो पूरा मॉडल क्या होता है, बेस होता है। अब इसी तरह से क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने भी क्या किया, कुछ बेसिक अजम्पशंस को माना और उसके इर्द गिर्द पूरा मॉडल उनका घूमता है। सबसे पहली बात उन्होंने क्या मानना है, एक इंडिविजुअल क्या होता है, एक रैशनल बीइंग होता है, रैशनल ह्यूमन बीइंग होता है, एक ऐसा पर्सन जो बड़ा सोच समझकर हर डिसीजन ले। क्या ठीक है, उन्होंने कहा इकोनॉमी में जितने भी लोग रहते हैं वो कैसा बिहेव करते हैं, रैशनल बिहेवियर करते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पाया जाता है। परफेक्ट कंपटीशन दोनों ही मार्केट में अवेलेबल है। कौन कौन सी? चाहे वो प्रोडक्ट मार्केट हो या फैक्टर मार्केट हो, दोनों ही मार्केट में आपको परफेक्ट कंपटीशन देखने को मिलेगा। इंडिविजुअल डू नॉट सफर फ्रॉम मनी इल्यूजन। आपको बताया कि केन्स इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने क्या दिया था, मनी इल्यूजन का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन क्लासिकल हमेशा उसको अपोज करते थे। उन्होंने कहा कि मार्केट में या इकोनॉमीज में मनी इल्यूजन नहीं होता, नहीं होना चाहिए या नहीं होगा। ठीक है, मनी इल्यूजन के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं क्या होता है। मनी इल्यूजन का मतलब है, जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो ये मानते थे कि इकोनॉमीज में अगर ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करो, वेज रेट कम कर दो। जैसे ही आप वेज रेट कम कर दोगे तो प्रोड्यूसर क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम देता है। लेकिन केन्स क्या कहते हैं, केन्स हमेशा कहते थे इकोनॉमीज में अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप वेज रेट में कोई चेंज मत करो, वेज रेट को तो आप कॉन्स्टेंट रहने दो, लेकिन प्राइस
कि उनको इनकम मिलेगी लेबर को, वो कल को जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं ना उसके प्राइस को आप बढ़ा दो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि आपने प्राइजेस को बढ़ा दिया, वेज रेट में चेंज नहीं किया, तो इस कॉन्सेप्ट को ही क्लासिकल्स ने क्या नाम दिया है, मनी इल्यूजन का नाम दिया है। तो क्लासिकल्स हमेशा कहते थे कि मनी इल्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन केन्स हमेशा इसका फेवर करता था। और जो अगली एडप्शंस मानी गई इकोनॉमीज में वो कौन सी, कि लेजिस फेयर। लेजिस फेयर होता है कि आप मार्केट को डिमांड सप्लाई पावर के भरोसे छोड़ दो, किसी तरह का गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए इकोनॉमीज एक्टिविटीज़ में, हर किसी को काम करने की स्वतंत्रता हो, ये इन्होंने अपनी थ्योरी में माना लेजिस फेयर की। अगली एडप्शन जो इन्होंने अपनी थ्योरी में मानी, इन्होंने कहा क्लोज इकोनॉमी है। क्लोज इकोनॉमी का मतलब है हम इंटरनेशनल किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं करते, और जो भी टेक्निक है प्रोडक्शन करने की वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, उसमें भी रोज ऐसे चेंजेस नहीं होंगे। मनी हमारे पास है, लेकिन मनी का सिर्फ एक ही काम है, वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज करना, ठीक है। वेजेस होता है, प्राइजेस होते हैं, वो क्या होंगे, फ्लैक्सिबल होंगे, उनको आप ऐसे जो है उनमें चेंज कर किया जा सकता है टाइम के अकॉर्डिंग। मतलब वेज रेट है, प्राइस है, वो फ्लेक्सिबल होंगे, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग उनमें चेंज करके हम क्या लेके आएंगे, संतुलन ले आएंगे। लेबर हमारे पास होगा, लेकिन लेबर कैसा होगा, होमोजीनियस होगा, उसमें काफ़ी चेंज नहीं होगा, समरूप होगा, एक जैसा लेबर हमारे पास इकोनॉमीज में अवेलेबल है। देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में किसी तरह का अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं है, और लॉन्ग रन में हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। तो ये सारी अजम्पशंस इन्होंने क्लासिकल्स ने अपनी थ्योरी में ली, और इसके इर्द गिर्द इन्होंने अपना पूरा मॉडल जो है वो दिया। उसके बाद जो पहले इन्होंने मॉडल की स्टार्टिंग की, तो इन्होंने किससे स्टार्टिंग की, प्रोडक्शन फंक्शन के लिए। आपको पता है कि आपको अब क्या है, प्रोड्यूसर्स को क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। अब आउटपुट को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, इनपुट चाहिए। जैसे आप क्या हुए एक आउटपुट बनाओगे, तो उस आउटपुट को बनाने के लिए आपको कैपिटल चाहिए, आपको लेबर चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, आउटपुट और इनपुट, आउटपुट और इनपुट का जो रिलेशनशिप होता है ना, जो टेक्निकल रिलेशनशिप होता है इनके बीच में, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले क्लासिकल्स ने क्या किया, प्रोडक्शन फंक्शन को समझाया कि आउटपुट और इनपुट के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। और इन्होंने कहा कि जो शॉर्ट रन का टाइम पीरियड होता है, तो सारे के सारे फैक्टर्स हमारे सिर्फ कांस्टेंट होते हैं, कैपिटल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारे फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट होते हैं। सिर्फ हमारे पास लेबर इज ओनली अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर हमें शॉर्ट रन टाइम पीरियड में अगर आउटपुट करना है तो हमारे पास एक फैक्टर लेबर ही होता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, और अपने आउटपुट को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो इसी बात को इन्होंने डायग्राम से भी समझाया है, देखो हम समझते हैं। इन्होंने कहा ओ एक्स पर क्या है, लेबर को एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, ओ वाई पर हमने क्या लिया, आउटपुट को लिया है। तो इन्होंने क्या समझाया अपने डायग्राम में, कि हमने क्या किया है, ओ एन वन लेबर को काम दिया। जब हमने ओ एन वन लेबर को काम दिया तो उन्होंने कितना आउटपुट बना के दिया, हमें ओ वाई वन आउटपुट बना कर दिया। उसके बाद क्या होता है, मान लो प्रोड्यूसर को क्या करना है, आउटपुट को और बढ़ाना है। तो आउटपुट को बढ़ाना है तो शॉर्ट रन का टाइम पीरियड हमें पता है, तो हमारे जितने भी अदर फैक्टर्स हैं वो सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट हैं। तो सिर्फ किस में हम चेंज कर सकते हैं, सिर्फ हमारे पास एक ही फैक्टर बचता है, वो है लेबर। उसमें चेंज करके ही हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट में चेंज कर सकते हैं। तो इन्होंने देखो N1 से NM तक अपनी लेबर को बढ़ाया, तब जाके हमारा आउटपुट Y से Y1 बढ़ा। तो ये बात इन्होंने डायग्राम से भी समझाई कि शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन सिर्फ हमारा लेबर पे डिपेंड करता है, और अदर फैक्टर्स सारे क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या चीज़ हमें समझाई अपने मॉडल को समझने के लिए, इन्होंने कहा कि हमें सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो क्या समझना होगा, कि जो डिमांड की जाती है ना लेबर की डिमांड का मतलब है कि मार्केट के अंदर डिफरेंट वेज रेट चल रही हैं। उन डिफरेंट वेज रेट पर एक जो प्रोड्यूसर है वो कितनी लेबर की डिमांड करता है। तो इन्होंने कहा सेकंड कॉन्सेप्ट जो आपको समझना पड़ेगा वो क्या है, लेबर की डिमांड फंक्शन को और लेबर की सप्लाई फंक्शन को। लेबर की सप्लाई फंक्शन भी यही है कि मार्केट के अंदर डिफरेंट क्या है, वेजेस है, और उस पर एक जो सप्लायर है जिसको अपनी सप्लाई करनी है लेबर की, वो कितनी सप्लाई करता है। तो हम अगर इन दोनों फंक्शंस को समझेंगे तभी हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कितना आउटपुट बनेगा और कितनी इनकम जनरेट होगी। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो हम पहले बात करेंगे किसकी, डिमांड फॉर लेबर इन अ फर्म। पहले एक फर्म के अंदर हम बात करेंगे कि डिमांड कैसे की जाती है लेबर की, और फिर हम एग्रीगेट सभी की बात करेंगे कि टोटल डिमांड फॉर लेबर कितनी है। फिर हम सप्लाई
फॉर लेबर इन अ फर्म बात करेंगे, फिर हम एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर की बात करेंगे। अब आपको पता है जो क्लासिकल्स हैं उन्होंने अपनी एडप्शन में पहले ही बता दिया कि मार्केट, चाहे वो प्रोडक्ट मार्केट हो या लेबर मार्केट हो, कौन सी कंडीशन मिलेगी, आपको परफेक्ट कंपटीशन देखने को मिलेगा। और आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, एक वेज रेट डिसाइड कर ली जाती है, उस वेज रेट पर कितना भी जो है प्रोड्यूसर जो है, परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में क्या होता है, अब वो प्रोड्यूसर क्या है, एक वेज रेट डिसाइड कर ली जाती है, उस पर ही क्या करते हैं, डिफरेंट लोगों को काम दिया जाता है, आप कितने भी लेबर को बढ़ा लो, कितना भी घटा लो। तो यहाँ पर कहा जाता है कि अगर डिमांड फॉर लेबर, एक फर्म जो है कब डिमांड करेगी लेबर की, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि आपने क्या किया है, एडिशनल लेबर को काम पे लगाया है और वो आपको कितनी इनकम जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, मतलब आपने लेबर को काम पे लगाया, उसने आपको क्या करके दिया, प्रोडक्ट बना के दिया, फिजिकल प्रोडक्ट। फिर आपने क्या किया, एक मार्केट में प्राइस डिसाइड हुआ है, उस प्राइस पर क्या किया है, उस प्रोडक्ट को बेचा है। जब आपने उस प्राइस पर प्रोडक्ट को बेचा है तो आपको क्या मिलेगी, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी मिलेगी। अब एक यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है कि कब तक एक प्रोड्यूसर अपना मतलब लोगों को काम पे लगाता रहेगा, जब तक एक फर्म का क्या है, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी जो है ग्रेटर होगी उसकी वेज रेट से, तब तक तो वो लेबर की डिमांड करता रहेगा। लेकिन जैसे ही उसकी मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि उसकी इनकम कम हो गई है, जो एडिशनल उसने लेबर लगाई थी वो उसको इनकम कम दे रही है और वेज रेट उसको ज़्यादा देनी पड़ रही है, तो वो ज़्यादा लेबर की डिमांड नहीं करेगा। और संतुलन कहाँ पर होगा, संतुलन कहाँ पर होगा, जहाँ पर उसकी मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज इक्वल होगी वेज रेट के। तो ये बात इन्होंने की सबसे पहले, डिमांड फॉर अ लेबर इन अ फर्म, कि एक फर्म कब तक डिमांड करेगी लेबर की। अब इसी बात को कि किस तरीके से एक फर्म बात करती है, इसी चीज़ को हम डायग्राम से समझेंगे। देखो अभी हमने क्या बात की, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी की, यहाँ पर हमने उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। अब देखो आगे, ये तो होगी मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी की बात। अब अगर हम बात करें, उसका डायग्राम में भी स्किप हो गया है, मैंने उसका नहीं बनाया, तो किस तरीके से एक फर्म जो है मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी की जो हम बात कर रहे हैं वो किस तरीके से जो है बनता है, देखो यहाँ पर बनाया हुआ है। जो हमने भी बात की ना कि एक फर्म देखो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी और वेज रेट, इस डायग्राम में देखो OX पर एम्प्लॉयमेंट है, OY पर हमने रियल वेज रेट को लिया है। ठीक है, OY पर हमने रियल वेज रेट को लिया है। ये क्या है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है कि कितनी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी एक लेबर करके देगा। और ये देखो उसकी वेज रेट है, क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है, एक वेज रेट डिसाइड हो जाती है। तो इस ई पॉइंट पर क्या है उसकी, इस ई पॉइंट पर उसका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी की जो उसने काम करके दिया है और उसकी वेज रेट दोनों बराबर है। लेकिन इस नीचे वाले पॉइंट पर देखो, यहाँ पर इस नीचे वाले पॉइंट पर WYP, जैसे ही वेज रेट कम होती है, हमने ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो दे दिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी वेज रेट जो है वो क्या है, वो ज़्यादा है, लेकिन जो उसकी फिजिकल प्रोडक्टिविटी है ना एक लेबर की, वो क्या है, कम है। और इससे अगर आप ऊपर की तरफ आओगे इस पॉइंट पर, इवन पॉइंट पर, तो इस इवन पॉइंट पर ये दिखाता है कि यहाँ पर एक लेबर की जो फिजिकल प्रोडक्टिविटी है ना, जो वो काम करके दे रहा है वो ज़्यादा है और उसको हमें जो वेज रेट देनी है वो क्या है, कम है। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ आई कि एक लेबर को हमेशा उसको जो वो काम करता है फिजिकल प्रोडक्टिविटी के बराबर वेज रेट मिलनी चाहिए। जब उसको उसकी फिजिकल प्रोडक्टिविटी के बराबर क्या मिलेगी, वेज रेट मिलेगी, तब तो संतुलन होगा। ठीक है, अब यहाँ तो बात हो गई फिजिकल प्रोडक्टिविटी की। अब क्या है, एक प्रोड्यूसर इसमें क्या करके देखता है, यहाँ पर वो मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी की भी क्या करता है, बात करता है। अब यहाँ पर अगर उसे मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी क्या निकालनी हो तो वो कैसे निकालता है, मार्केट में एक प्राइस होता है और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी उसे यहाँ से पता लग जाती है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करता है और उस हिसाब से भी वो डिसीजन ले सकता है कि उसे कितने लेबर को काम पे लगाना है। तो यहाँ पर आपको समझ आया कि हमारा जो मेन फोकस है वो यही है कि लेबर को उसकी वेज रेट किसके बराबर मिले जितना उसने काम किया है। तो संतुलन में एक फर्म तभी होगी जब वो उसकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी जितनी भी लेबर की है उस अकॉर्डिंग उसे क्या देती है, वेज रेट देती है। इस नीचे वाले पॉइंट पर उसकी वेज रेट ज़्यादा है और ऊपर वाले पॉइंट पर फर्म की जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा है। तो हम कहाँ पर संतुलन में है, इस ई पॉइंट पर एक फर्म जो है वो क्या है, संतुलन में है। ठीक है, ये तो बात हो गई
कि डिमांड फॉर अ लेबर इन अ फर्म। अब हमने बात की थी ना कि हम एग्रीगेट की भी बात करेंगे। अब एग्रीगेट लेबर की डिमांड कैसे करेंगे, जो भी हम इंडिविजुअल फर्म के अंदर जो लेबर की डिमांड की जाएगी ना, उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एक फर्म के अंदर, इंडिविजुअल फर्म के अंदर जो लेबर की डिमांड की जाएगी ना, उसको अगर हम जो जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एग्रीगेट डिमांड निकल जाएगी। किसकी, लेबर की। तो हमें यहाँ पर ये भी समझ आया कि चाहे एक फर्म के अंदर वो फिजिकल प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करती है, लेकिन एग्रीगेट जो डिमांड है, लेबर की जो डिमांड है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, रियल वेज रेट, कि उसको क्या रियल वेज रेट मिल रही है। तो पहले हमने किसकी बात की, एक फर्म के अंदर किस तरह से मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी पर या फिर मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करती है, और एग्रीगेट वो जो है रियल वेज रेट पे डिपेंड करती है। तो ये तो हो गया डिमांड फॉर अ लेबर फंक्शन। अब हमने बात की थी ना कि हम सप्लाई ऑफ लेबर की भी बात कर रहे हैं। अब आपको पता है सप्लाई करना किसका काम है, सप्लाई करना एक जिसके पास लेबर है, जिसकी, ठीक है, लेबर क्या है, मान लो जिसको काम करना है वो क्या सप्लाई करता है अपने लेबर की। मार्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेज रेट है, उन डिफरेंट डिफरेंट वेज रेट पर वो कितना काम करने के लिए तैयार है, तो वो क्या होता है कॉन्सेप्ट, वो होता है सप्लाई ऑफ लेबर। तो अब यहाँ भी हम वही बात करेंगे। हम पहले बात करेंगे फर्म के अंदर किस तरह से लेबर की सप्लाई की जाती है, फिर हम बात करेंगे कि टोटल इंडस्ट्री में या हम पूरी इकोनॉमी में किस तरह से लेबर की सप्लाई की जाती है, ठीक है। अब जो सप्लाई करेगा लेबर की, वो भी क्या चाहेगा, वो भी यही चाहेगा ना कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वेज रेट मिले। जितनी ज़्यादा उसको वेज रेट मिलती रहेगी, वो उतना ज़्यादा क्या करता रहेगा, सप्लाई करता रहेगा लेबर की। और जितना उसे कम वेज रेट मिलेगी, वो अपने लेबर की सप्लाई उतना भी कम करेगा, ठीक है। तो सप्लाई में उसका जो मैक्सिमम क्या करना चाहता है, वो अपने प्रॉफिट को या अपनी इनकम को ज़्यादा मैक्सिमाइज करना चाहता है लेबर, ठीक है। इसी चीज़ को कि किस तरह से एक फर्म के अंदर एक लेबर क्या करता है, अपने लेबर की सप्लाई करता है अपनी जो, तो उसको हम इस डायग्राम से समझेंगे। देखो OX पर हमने क्या लिया है, OX पर देखो हमने क्या लिया है, OX पर हमने वर्क लिया है और लेज्योर लिया है। लेज्योर होता है कि कोई पर्सन जो है वो क्या करना चाहता है, आराम करना चाहता है। एक है कि वो काम करना चाहता है। अब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में वेज रेट चल रही होती है, तो उसे क्या करना पड़ता है, उनमें उसे ये डिसीजन लेना पड़ता है कि वो आराम करेगा या काम करेगा, ठीक है। ठीक है, मान लो अगर आप एक पर्सन है जिसने PhD स्टूडेंट है, उसको आप अगर कोई चपरासी का जॉब दे रहे हो, तो वो डिसीजन लेगा ना कि उसे आराम करना है या काम करना है, ठीक है। इसी तरह से मार्केट में या प्रोड्यूसर भी क्या करता है, अलग अलग वेज रेट पर अलग अलग डिमांड करता है ना लेबर की। अब एक जिसको सप्लाई करनी है अपनी लेबर की, वो ये देखता है कि इस वेज रेट में मुझे काम करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर एक इंडिफरेंस कर्व से हम इन चीज़ों को समझेंगे। देखो पहले हमने यहाँ पर एक वर्क को लिया और यहाँ पर हम लेज्योर को लेंगे। ये वाला पॉइंट हमारा लेज्योर का है। इस तरफ अगर हम जाएंगे तो मतलब अगर हम राइट साइड जाते रहेंगे, इस तरफ जाएंगे, इसका मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और जितना हम इस तरफ जाएंगे उतना मतलब एक जो लेबर है वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। पहले ये दोनों चीज़ें समझ आ गई आपको। उसके बाद यहाँ पर हमें एक रियल वेज रेट जो है वो दे रखी होगी, ठीक है। अब आप मान लो ये वाली लाइन को मैं ए लाइन का नाम दे देती हूँ। ये वाली जो लाइन है, सबसे पहले हमने इस ए लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है, ये ड्रॉ हुई है। इसके ऊपर हमने इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ किया। जब हमने इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ किया तो हम ई पॉइंट पर संतुलन में हो गए। तो ये ई पॉइंट हमें क्या दिखा रहा है, ये ई पॉइंट दिखा रहा है कि हमने ON लेबर को काम दिया है, ON लेबर काम करने के लिए तैयार है और कितनी वेज रेट उसको मिल रही है, W/P, उसको इतनी वेज रेट मिल रही है। फिर हमने क्या किया है, मान लो प्रोड्यूसर क्या करता है, वेज रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। तो हम सेकंड लाइन की तरफ क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्या हो गया है, अब क्या हो गया है, वेज रेट को बढ़ा दिया गया है फर्म ने। एक फर्म ने वेज रेट को बढ़ा दिया। अब वेज रेट ज़्यादा मिलेगी तो कौन काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो हमने क्या कहा था, अगर हम इस तरफ मूव करते रहेंगे, ये लेफ्ट साइड ऐसे इस तरफ, तो क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आपने देखा कि जैसे ही वेज रेट को बढ़ाया गया तो लेबर ने भी अपनी सप्लाई N से बढ़ाकर क्या कर दी, N1 कर दी। जैसे ही उसने अपनी लेबर की सप्लाई बढ़ाई, उसने मतलब अपने आराम करने के घंटे क्या कर दिए, कम कर दिए, और काम करने के घंटों को क्या कर दिया, बढ़ा दिए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम इस तरफ मूव करेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि हम क्या कर रहे हैं, अपना वेज रेट जो है, मतलब इस तरफ मूव करने का मतलब है कि हमने अपने आराम करने के घंटों को कम किया है, हम अपनी सप्लाई जो है लेबर की वो बढ़ा रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वेज रेट जो है वो बढ़ गई है।
अब क्या होता है, मान लो हम क्या करते हैं, अब प्रोड्यूसर और ज़्यादा क्या करता है, वेज रेट बढ़ा देता है। अब जो थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, अब लोगों की इनकम जो है इतनी ज़्यादा हो जाती है, अब वो क्या करने लग जाते हैं यहाँ पर, अब वो काम करने की बजाय आराम करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी इनकम का लेवल इतना बढ़ चुका है ना। अब वो क्या चाहते हैं, अब वो ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करते और वो क्या करते हैं, आराम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, चाहे वेज रेट आप कितना मर्जी बढ़ा दो। अब आपने देखा कि जब आपने वेज रेट WYP1 से बढ़ाकर P2 कर दिया, आपने वेज रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, लेकिन एक प्रोड्यूसर जो है जिसने अपनी सप्लाई करनी है, किसकी, लेबर की सप्लाई करनी है, लेबर वाले ने अपनी जो सर्विस देनी है, उसने अपनी सर्विस को सिर्फ N1 से N2 तक ही बढ़ाया है, लेकिन आपने वेज रेट को कितना ज़्यादा यहाँ पर देखो बढ़ाया था। तो आपने क्या देखा कि शुरू में क्या होता है, जब वेज रेट बढ़ती है तो एक जो देखो यहाँ नीचे वाला डायग्राम में आपको समझ आएगा ये चीज़। आप डायग्राम में देखो, OX पर हमने क्या लिया, सप्लाई ऑफ लेबर लिया, और OY पर हमने रियल वेज रेट। ये वाला जो B डायग्राम है ना, ये हमने यहीं से क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि जब वेज रेट W/P है तो इतने ON जो लेबर है वो काम करने के लिए तैयार है। थोड़ी सी वेज रेट बढ़ती है, वेज रेट को प्रोड्यूसर क्या करता है, सेकंड स्टेप में तो थोड़ा ही बढ़ाता है ना, थोड़ी सी वेज रेट बढ़ाई तो सप्लाई कितनी बढ़ गई, लेबर ने अपनी सप्लाई को ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि एकदम क्या हो गया, इकोनॉमी में वेज रेट बढ़ गई। उसके बाद इनके पास बहुत ज़्यादा इनकम हो जाती है। अब ये काम करना पसंद नहीं करते, ये क्या करना चाहते हैं, आराम करना पसंद करते हैं। अब जब ये आराम करना पसंद करते हैं, तब अगर प्रोड्यूसर और ज़्यादा लेबर बढ़ाएगा ना, वेज रेट इनके बढ़ाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में ये अपनी सप्लाई है ना लेबर की उतनी नहीं बढ़ाते जितनी कि हम इनकी वेज रेट बढ़ती है। इनकी वेज रेट ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन इनकी जो सप्लाई है ना लेबर की वो कम बढ़ती है, क्योंकि अब इन्हें आराम करना पसंद करते हैं। अब ये इस तरफ मूव करने लग जाते हैं, ना कि इस तरफ। अगर ये इस तरफ मूव करते हैं तो मतलब वो काम कर रहे हैं, अब ये राइट साइड मूव कर रहे हैं, इसका मतलब इन्हें आराम करना पसंद है। तो ये तो हो गया कि एक फर्म के अंदर किस तरीके से, ये वाला हमने जो फंक्शन निकाला, एक फर्म जो है किस तरीके से सप्लाई कर रही है, किसकी, लेबर की सप्लाई जो है की जा रही है। तो अब हमने क्या किया था, हमने बात की थी ना कि पहले हम बात करेंगे एक फर्म के अंदर लेबर की सप्लाई किस तरीके से होती है। अब हम बात करते हैं कि एग्रीगेट जो सप्लाई है लेबर की वो किस तरीके से होती है। एग्रीगेट सप्लाई भी किस पर डिपेंड करती है कि हमारी इकोनॉमी में रियल वेज रेट कितनी ज़्यादा हो रही है। अब हमने देखा ना कि जितनी ज़्यादा रियल वेज रेट बढ़ती रहेगी उतनी ही ज़्यादा क्या होता रहेगा, एक जो जिसको अपनी सप्लाई करनी है किसकी, लेबर की, वो सप्लाई बढ़ाता रहेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा वेज रेट मिलेगी वो उतना ज़्यादा काम करने के लिए तैयार होगा। ठीक है, अब हो गया ये दोनों चीज़ें। अब किस तरीके से डिटर्मिनेशन होता है, क्लासिकल्स ने किस तरह से बताया है कि आउटपुट का और इनकम का डिटर्मिनेशन क्लासिकल मॉडल्स के अंदर किस तरीके से होता है। देखो अभी हमने बात की थी ना, अभी हमने ये डायग्राम भी सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन का समझा कि शॉर्ट रन टाइम पीरियड है। शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, हमारा सिर्फ लेबर पर ही डिपेंड करता है सारा का सारा आउटपुट। तो इन्होंने नीचे क्या कर दिया, प्रोडक्शन फंक्शन को बना दिया। और अभी हमने क्या समझा है, हमने समझाया ना कि डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर फंक्शन, कि किस तरह से हम डिमांड फॉर लेबर का डिसीजन इस हिसाब से लेते हैं कि वेज रेट और लेबर की मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी कितनी है, और सप्लाई डिफरेंट वेज रेट पर एक प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई करने के लिए तैयार है। जहाँ ये दोनों मैच करेंगे एक दूसरे को, देखो डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर, और ये जो है इसके साथ ही नीचे की तरफ से ऐसे टच करेगा, ठीक है, इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन का भी संतुलन है हमारा, और कहीं ना कहीं हमारा किसका भी संतुलन है, डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर दोनों का संतुलन है। तो इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, इस एन पॉइंट पर आउटपुट और इतनी रियल वेज रेट हमारी इकोनॉमी में डिसाइड हो जाती है। अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो हम ON लेबर को काम देंगे, और OY जो है हमारा क्या होगा, आउटपुट जो है वो डिसीजन ले लिया जाता है। तो ये हो गया कि किस तरीके से हमने क्या कर दिया, हमने क्लासिकल मॉडल के अंदर हमने किस तरीके से आउटपुट का और उसका डिसीजन जो है ले लिया। अब यहाँ पर हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ख़त्म हो जाता है कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स में किस तरीके से प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन कर लिया जाता है। जो हम नेक्स्ट वीडियोस कभी करेंगे तो उसमें हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से प्राइस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लेक्सिबल होता है, या जो और अजम्पशंस इन्होंने उठाई थी ना अपने मॉडल में, कि जैसे वेज रेट फ्लेक्सिबिलिटी, किस तरह से डायग्राम से ये वेज रेट फ्लेक्सिबिलिटी लेके आते हैं, इंटरेस्ट रेट में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आते हैं, प्राइस लेवल में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आते हैं।
तो ये जो कॉन्सेप्ट हमारा बच गया थोड़ा सा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप सो यहाँ तक ये जो क्लासिकल मॉडल में किस तरह से आउटपुट का और वेज रेट का डिटर्मिनेशन होता है आप सब लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।